अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बायजूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ आज की क्लास का नेक्स्ट वीडियो है। और आज इस वीडियो के अंदर हम जेनेटिक्स कर रहे हैं। जेनेटिक्स के अंदर जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी टॉपिक्स की, उसमें आज का जो टॉपिक है वो है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। वन जीन एंड वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया था, क्यों दिया था, किस ऑप्टिमाइजेशन पे दिया था उन्होंने, और इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका हमारे आज के टाइम में बेनिफिट क्या है, और इसके पीछे जो पोस्टुलेट्स हैं उसका रिजल्ट क्या रहा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह आता है नीट के अंदर। सो वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। क्लियर? सो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट हमारा आज का टॉपिक, एंड दैट इज one gene one enzyme hypothesis. It is one gene and one enzyme hypothesis. So ये किसने दिया था और इसका जो कंक्लूजन एंड रिजल्ट है वो क्या था? One gene and one enzyme hypothesis is given by Garrod. गैरेड ने इसके ऊपर स्टडी किया था, गैरेड ने इसको डिस्कस किया था, और गैरेड ने बायोकेमिकल बेसिस दिखाया था, उसको प्रूव किया था एक जीन का और एक एंजाइम के साथ में। ओके, बाकी बाद में ये हाइपोथेसिस डिस्कार्ड भी हो गया था, क्योंकि क्यों हुआ वो हम अब बाद में डिस्कस करेंगे। सो इसीलिए गैरेड को द फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स भी बोला जाता है, द फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने जीन को क्रोमोसोम से और उसके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे माना था, लेकिन फर्स्ट टाइम हमें अपीयरेंस हुई थी, फर्स्ट टाइम हमें कंक्लूजन मिला था कि देयर इज द रिलेशन ऑफ जीन विद एंजाइम। ओके, सो ये कैसे होता है और किस किस के ऊपर गैरेड ने इसको हाइपोथेसाइज किया था। सो गैरेड ने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस को पहले तो कंक्लूजन निकाला था किसके साथ में? ऑन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के मेल के अंदर रेड आइड कलर के ऊपर इन्होंने, आई के रेड कलर के ऊपर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था, और दूसरा जो था वो उन्होंने ई कोलाई के ऊपर किया था। गैरेड ने एक डिजीज भी डिस्कस की थी, दैट इज एल्केप्टोन यूरिया। सो उन्होंने बताया था कि देयर इज एन एंजाइम ऑक्सीडेज दैट हेल्प इन द ऑक्सीडेशन और द मेटाबॉलिज्म ऑफ द एल्केप्टोनिक एसिड इन आवर बॉडी, और अगर ये एंजाइम नहीं होता है तो एल्केप्टोनिक एसिड और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि वो हमारे ब्लड के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो यूरिन में भी अपीयर होते हैं, और यूरिन जब वो पर्सन पास आउट करता है तो उसका यूरिन ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्केप्टोनिक एसिड वो ब्लैकिश होना भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो अभी हम इसमें डिस्कस करते हैं कि ई कोलाई के ऊपर गैरेड ने कैसा एक्सपेरिमेंट किया था। देखिए, जो गैरेड है उसने दो तरह की ई कोलाई को अपने एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज किया। एक जो थे वो तो थे प्रोटोट्रॉफ, और दूसरे होते हैं यहां पे ऑक्सोट्रॉफ। करेक्ट? प्रोटोट्रॉफ होते हैं वाइल्ड टाइप, दीज आर वाइल्ड टाइप, नेचर के अंदर ये मिलते हैं नेचुरली, जहां जिस मीडियम में रहते हैं वहां से रॉ मटेरियल लेकर के अपने आप सारा मटेरियल खुद का, ई कोलाई के खुद का ये बनाते हैं। लेकिन जो ऑक्सोट्रॉफ हैं वो ऑक्सोट्रॉफ क्या थे? एक्स-रे म्यूटेटेड थे। इनके अंदर कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था, इनके अंदर पूरा का पूरा मेटाबॉलिक पाथवे कंप्लीट नहीं होता है। तो ऐसा क्या था? देखिए, जो नेचुरली ई कोलाई है वो क्या करती है? वो नेचर से अमोनिया लेती है, वो नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, वो नेचर से वाटर भी लेती है। इन सभी को मिला करके जो ई कोलाई है वो एंजाइम ए की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ए क्या बनता है?
ऑर्निथिन, ऑर्निथिन। फिर उसके बाद में जो ऑर्निथिन है वो एंजाइम बी की वजह प्रेजेंस में इट गेट चेंज इनटू, ऑर्निथिन गेट चेंज इनटू सिट्रुलिन, सिट्रुलिन। और जो सिट्रुलिन है वो एंजाइम सी की प्रेजेंस की वजह से ये चेंज हो जाती है किसमें, आर्जिनिन में। ठीक है, ओके। सो गैरेट ने क्या किया था, गैरेट ने रैंडमली इनके अंदर म्यूटेशन कॉज की। किसी में एंजाइम ए म्यूटेशन हुआ, किसी में एंजाइम बी म्यूटेशन हुआ, किसी में एंजाइम सी म्यूटेशन हुआ। ओके, सो उसने वहां पर क्या देखे, 3 तरह के ऑक्सोट्रॉफ देखे। दे आर द 3 टाइप ऑफ ऑक्सोट्रॉफ, ऑक्सोट्रॉफ ए, ऑक्सोट्रॉफ बी एंड ऑक्सोट्रॉफ सी। जो ऑक्सोट्रॉफ ए म्यूटेटेड थे वो उनके अंदर जिसमें एंजाइम ए ही म्यूटेट हो गया तो वो रॉ मटेरियल लेकर के ऑर्निथिन नहीं बना सकते, और अगर ऑर्निथिन ही नहीं बनेगा तो ना ही सिट्रुलिन प्रोड्यूस होगी और ना ही आर्जिनिन प्रोड्यूस होगी। तो जो ऑक्सोट्रॉफ ए टाइप म्यूटेटेड थे उनको ऑर्निथिन देनी जरूरी है। सो इनको हमें ऑर्निथिन सप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर हम ऑर्निथिन सप्लाई नहीं करेंगे तो दे बिकम डाई ड्यू टू इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ सिट्रुलिन एज वेल एज आर्जिनिन। करेक्ट। सो इसीलिए उनको ऑर्निथिन देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके अंदर एंजाइम बी और एंजाइम सी है, उससे वो आगे फर्दर सिट्रुलिन और आर्जिनिन बना लेंगे। करेक्ट, ओके। अब उसके बाद में जो थी दैट इज द टाइप बी म्यूटेटेड ऑक्सोट्रॉफ, उनके अंदर एंजाइम बी म्यूटेटेड है। तो आप बताइए मुझे कि एंजाइम जी बी जिसमें म्यूटेशन है उसमें एंजाइम ए तो वर्किंग है, एंजाइम सी भी वर्किंग है। तो एंजाइम ए वर्किंग है तो वो रॉ मटेरियल से ऑर्निथिन तो बना लेंगे, लेकिन ऑर्निथिन से सिट्रुलिन नहीं बनेगा, और सिट्रुलिन नहीं बनेगा तो ना ही आर्जिनिन बनेगा। तो एंजाइम बी म्यूटेटेड वालों को हमें क्या देनी पड़ेगी, सिट्रुलिन देनी पड़ेगी, और सिट्रुलिन देने के बाद में उनके अंदर आर्जिनिन अपने आप बन जाएगी। फिर उसके बाद में जो ऑक्सोट्रॉफ सी म्यूटेटेड हैं उनको क्या देनी पड़ेगी, उनके अंदर एंजाइम सी म्यूटेटेड है। तो एंजाइम सी म्यूटेटेड है तो एंजाइम ए और बी वर्किंग है, इसका मतलब रॉ मटेरियल से ऑर्निथिन बन जाएगी, ऑर्निथिन से सिट्रुलिन बन जाएगी, लेकिन आर्जिनिन नहीं बनेगी। तो इसका मतलब उनको हमें आर्जिनिन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और आर्जिनिन प्रोवाइड करने के बाद में ही उनके अंदर उनकी सफिशिएंट वर्किंग होगी। सो गैरन ने क्या बताया कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशन ऑफ जीन विद एंजाइम, कि हर टाइम क्या होता है कि जो एक जीन होती है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, अपना एमआरएनए बनाती है, वो एमआरएनए फिर उसके बाद में ट्रांसलेट होता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम एंड टीआरएनए एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट दैट इज नोन एज एंजाइम, और वो एंजाइम सेल के अंदर काम करता है। करेक्ट। लेकिन फिर उसके बाद में इसके जो ड्रॉबैक थे वो क्या थे कि हर एक जीन अपने आप को एंजाइम की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करती। दैट इज प्रूव्ड बाय, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय येनोव्स्काई। येनोव्स्काई ने इसको डिस्प्रूव किया था, और उसने ऐसे कहा था कि बहुत सारे एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो पॉलीपेप्टाइडिक इन नेचर होते हैं, बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो राइबोजाइम इन नेचर होते हैं। सो वो इन बातों का डिस्प्रूव था, वो इन बातों को मानते नहीं थे। करेक्ट। सो इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस से, कि हमेशा एक जो जीन है वो एक जीन अपने आप को ट्रांसलेट करती है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम, वो एंजाइम सेल के अंदर जाकर के काम करता है, और अगर वो जीन म्यूटेटेड हो जाए, जीन के अंदर कोई सीक्वेंस का चेंज हो जाए तो वो एंजाइम नहीं बनेगा, और उस एंजाइम की डेफिशिएंसी से पर्टिकुलर सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट रुक जाएगा, जैसे एल्केप्टोन्यूरिया में देखा है, जैसे हमने ई कोलाई जो ऑक्सोट्रॉफ ई कोलाई है उसके अंदर देखा है। करेक्ट, ओके। सो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस जो एक्सप्लेन किया गया था उसके ड्रॉबैक्स क्या थे कि सारे की सारी जो जीन है वो अपने आप को एंजाइम की फॉर्म में ट्रांसलेट नहीं करती हैं, बहुत सारी ऐसे भी होती हैं जो स्ट्रक्चरल जीन होती हैं
बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते जो डायरेक्ट ओवन जीन से नहीं बनते, तो ये इसके ड्रॉबैक थे। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इसके आगे फर्दर जो भी पॉस्टुलेट्स थे उसको डिस्कस करेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट का वेट कीजिएगा। थैंक यू बेटा।